नमस्कार। मैं शील शुक्ला। न कोई पक्ष न कोई विपक्ष, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, एक ही तरह की खबर है, निष्पक्ष। आप देख रहे हैं चैनल विजडम इंडिया। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपकी अंतरात्मा तक मेरी बातें पहुंच सके तो इस चैनल को बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। आजकल इस देश में कोलकाता बलात्कार कांड को लेकर राजनीति चरम पर है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली में तमाम वैधानिक अधिकारियों से, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्वतः ही केस का संज्ञान लिया और केस पर सुनवाई करना शुरू कर दिया। सड़क पर डॉक्टर्स से लेकर जनता तक प्रदर्शन कर रही है। राजनीति करने वालों को भी एक मुद्दा मिल गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी पीड़िता को मोहरा बनाकर अपने सियासत के समीकरण को सेट कर रही है। किसी पार्टी को लग रहा है कि बलात्कार तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में होता है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल से पहले देश के दूसरे हिस्से में अब तक जो भी बलात्कार के कांड हुए पहले उसका हिसाब कर दो। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि रेप की घटनाएं तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा है कि नहीं, वेस्ट बंगाल से की बात तो होगी, उससे पहले उन रेप का हिसाब कर दो जो दूसरे राज्य में हुआ। ये कैसी बेशर्म राजनीति है कि अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से किसी राज्य में वही बलात्कार की घटना किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोटी लगती है और किसी दूसरे राज्य में वही बलात्कार की घटना किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बड़ी लगती है। सच तो यह कि किसी बलात्कार की घटना को लेकर विरोध किस प्रकार होगा, किस तरह का उस पर आंदोलन होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर उस राज्य में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पक्ष में है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में है। मैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव से कह रहा हूं कि जिस तरह से हाथरस की घटना पर आप लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था, आप लोगों के विरोध प्रदर्शन से पूरा देश हिल गया था, वैसा ही विरोध प्रदर्शन, वैसा ही आंदोलन आप पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वहीं मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय पश्चिम बंगाल में इस बलात्कार कांड के विरोध में मुखर है, जबरदस्त आंदोलन कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस स्टैंड पर एक नाबालिग के साथ गैंग रेप हो गया, उस पर चुप क्यों है। यही भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के बदलापुर में छोटी बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण पर क्यों चुप है। एफआईआर तक में इतनी देर,
इन मुद्दों को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना रोष, अपना गुस्सा पश्चिम बंगाल में दिखा रही है, उस गुस्से को वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिखाती? बलात्कार जैसी घटनाओं का ये सियासी कनेक्शन इस देश के लिए शर्मनाक है। तभी तो इस देश में बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं लेती। आश्चर्यजनक और दुखद आंकड़ा है कि सिर्फ वो बलात्कार की घटनाएं जो पुलिस में रिपोर्ट होती हैं, उन रेप केसेस की नंबर्स, उन बलात्कार की घटनाओं की संख्या एक वर्ष में 31,000 है। मतलब एक साल में इस देश में 31,000 रेप केसेज हो जाते हैं। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो पर डे, प्रतिदिन 85 रेप केसेज इस देश में होते हैं। 85 महिलाओं के बलात्कार इस देश में एक दिन में हो जाते हैं और हर घंटे 4 बलात्कार। बहुत दर्द भरा आंकड़ा है ये। जितनी देर में आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इस आंकड़े के हिसाब से तब तक इस देश में 3 बलात्कार हो चुके होंगे। आज लड़कियां जमीन से अंतरिक्ष तक की यात्रा कर रही हैं, आर्मी में फ्रंट पर रहकर गोलियां चला रही हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को लीड कर रही हैं, जरूरत पड़ने पर क्रिकेट के मैदान में चौके और छक्के लगा रही हैं। इतना ही नहीं, ओलंपिक से मेडल्स भी जीत कर ला रही हैं। लेकिन इंसानों की इस दुनिया में वो रात को घर से अकेले नहीं निकल सकती। भीड़ हो या सुनसान, हर जगह हर लड़की को अपने लड़की होने की कीमत अदा करनी पड़ती है। हर लड़की को अपनी लड़की होने की कीमत अदा करनी पड़ती है, चाहे वो भीड़ भाड़ हो, सुनसान हो, समाज का कोई भी हिस्सा हो। घर से लेकर समाज तक की जंजीरों ने उसे जकड़ा हुआ है, आज भी जकड़ा हुआ है। आज भी ये लड़कियां इंसानी फितरतों की गुलामी बर्दाश्त करने को मजबूर हैं। आज जब टेक्नोलॉजी के नाम पर इस देश में मोबाइल फोन से लेकर गाड़ियों तक के सिक्योरिटी फीचर्स एडवांस हो गए, मोबाइल से लेकर गाड़ियां तक के सिक्योरिटी फीचर्स तो एडवांस हो गए, लेकिन लड़कियों को आज भी इस समाज में कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। आज मैं ये सभी बातें जिस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं वो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता का रेप कांड। रात के उजाले में कोलकाता का एक जाना माना बड़ा हॉस्पिटल, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहां दिन रात पेशेंट्स की भीड़ लगी रहती है, उनके केयरटेकर्स लगातार वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सबको मिलाकर लगभग लगभग 1,000 लोग उस हॉस्पिटल में हमेशा होते हैं। बावजूद इसके उसी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की रात एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर इंसानों के वहशीपन का शिकार हो रही थी। 9 अगस्त की रात ये वहशी दरिंदे, राक्षस उस महिला डॉक्टर को मार रहे थे और इतना मारा
इतना मारा कि अंदर के बॉडी पार्ट्स में ब्लड क्लॉटिंग तक हो गई। ये राक्षस सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं थे। ये सिर्फ मारपीट ही नहीं कर रहे थे, ये उस महिला डॉक्टर का बलात्कार कर रहे थे, उसका रेप कर रहे थे। इन दरिंदों से खुद को बचाने की हर कोशिश कर रही थी वो महिला डॉक्टर। उस महिला डॉक्टर का चश्मा टूटकर खुद उसकी आंखों में धंस गया, आंखों से खून निकलने लगा, लेकिन बलात्कारी रुक नहीं रहे थे। बलात्कारी इस कदर कि जेनाइटल पार्ट में 150 ग्राम तक लिक्विड फॉर्म में सीमेन पाया गया। ये रेपिस्ट, ये बलात्कारी, ये राक्षस इस तरह से जानवर बन चुके थे कि अब तक उस महिला डॉक्टर के शरीर के निजी अंग बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे। महिला डॉक्टर चिल्ला भी ना पाए, इसलिए उस डॉक्टर के नाक, मुंह और गले को इतनी बुरी तरह से दबाया, उस डॉक्टर के नाक, मुंह और गले को इतनी बुरी तरह से दबाया कि उसके गर्दन का थायराइड कार्टिलेज ही टूट गया। खुद को बचाने के लिए महिला डॉक्टर छटपटाती रही। अंत में इस राक्षस, दरिंदे और वहशी के सामने महिला डॉक्टर हार गई। उस महिला डॉक्टर ने दम तोड़ दिया और इंसानों के प्रति नफरत लिए वो महिला डॉक्टर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है, ये सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि ये पूरी कहानी उस महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है। ये सब कुछ उस 9 अगस्त की रात को इतने बड़े हॉस्पिटल में होता रहा और कोई भी उस महिला डॉक्टर की चीख भी नहीं सुन पाया। सवाल बड़ा है। 10 अगस्त की सुबह उस महिला डॉक्टर को हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में देखा गया। उस समय उस महिला डॉक्टर की लाश के मुंह, आंख और कान से खून निकल रहा था। शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने उस महिला डॉक्टर के माता पिता को फोन कर झूठ बोला कि हॉस्पिटल में आपकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उस डॉक्टर के माता पिता जल्दी जल्दी घर से निकले, घर से निकलकर हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां उन्हें जानकारी दी गई कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर लिया है। जिस डॉक्टर लड़की के साथ ये नृशंस बलात्कार हुआ, वो महिला डॉक्टर इसी अस्पताल में काम करती थी। ये खबर सुनकर अब तक माता पिता बदहवास हो चुके थे। अब तो वो सिर्फ एक नजर अपनी बेटी को देखना चाहते थे।
लेकिन इसके लिए भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके उस लड़की के माता पिता को 3 घंटे तक इंतजार कराया। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। वो बेटी जो नृशंस बलात्कार सह नहीं पाई, मर गई, जिसके पेरेंट्स से झूठ बोला गया। पहले कहा गया वो बीमार है, हॉस्पिटल पहुंचने पर कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली है। उस पेरेंट को 3 घंटे तक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजार कराया, उसे उसकी बेटी को देखने तक का मौका नहीं दिया। वक्त बीतता जा रहा था, पेरेंट्स को बेटी को देखने का मौका नहीं मिल रहा था। अभी पेरेंट्स ने अपनी बेटी की लाश को देखा तक भी नहीं कि उसके पहले ही उनके पास एक सेटलमेंट का प्रस्ताव आ गया। कहा गया कि आप पैसे लेकर केस को सेटल कर लीजिए। इतनी गिरी हुई हरकतों को देखकर तो किसी के भी मुंह से बस एक ही बात निकल सकती है कि देख तेरे इस देश की हालत क्या हो गई भगवान। इसके बाद जब पेरेंट्स को हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जाकर अपनी बेटी की लाश को देखने का मौका मिला, तो लाश देखते ही जैसे उनके ऊपर तो वज्रपात हो गया। बेटी के मुंह, आंख और कान से अभी भी खून निकल रहा था। शरीर के निचले हिस्से से पैंट गायब थी। ये बदहवास इन बेचारे पेरेंट्स ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस का बर्ताव ऐसा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है पुलिस के हिसाब से। फिर भी पीछे पड़ने पर जल्दी से आनंद फानंद में पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया और पुलिस को लाश जलाने की जल्दी इतनी ज्यादा थी, पोस्टमार्टम लाश जलाने दोनों की, कि शमशान घाट पर दूसरी अर्थियों को छोड़कर सबसे पहले इसी मृत महिला डॉक्टर को वहां पर जलाया गया। बहुत जल्दी में आ गई पुलिस कि जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम कराया जाए, जल्दी जल्दी इनकी लाश को ले जाकर के जला दिया जाए। और पुलिस ने ऐसा ही किया। उस टाइम पुलिस अगर मुस्तैद थी तो सिर्फ इसलिए इस पूरे मुद्दे को पूरी तरह से दबा दिया जाए। लेकिन तभी यह मुद्दा धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक गलियारे तक भी पहुंचने लगा। उसी हॉस्पिटल के उसके कलीग्स, उसके सहकर्मी डॉक्टर्स सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य पुलिस पर राजनीतिक दबाव पड़ते ही तात्कालिक तौर पर इस घटनाक्रम से जुड़े एक अपराधी जिसका नाम संजय रॉय बताया गया, या इस नाम का अपराधी, उसे सबसे पहले अरेस्ट किया गया। यह संजय राय पुलिस डिपार्टमेंट में ही एज ए वॉलंटियर काम करता था और हॉस्पिटल के लिए भी एज ए ब्रोकर काम करता था। पेशेंट्स को एडमिट कराना, उनको निकालना, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा उनको डॉक्टर से मिलवाना। वही सेमिनार हॉल से घटना के वक्त यही संजय राय बाहर निकलते हुए देखा गया था। जांच करने पर उसके जूते पर सेम वही खून के निशान मिले जो महिला डॉक्टर के शरीर से बहा था। संजय राय को अरेस्ट करके कोलकाता पुलिस को लगा कि उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली और पुलिस शांत होकर बैठ गई। लेकिन तभी विपक्षी पार्टियों
और पूरे देश में मचे हंगामे के बीच जब यह देखा गया कि पुलिस सुस्त है और पुलिस कार्रवाई में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो यह केस सीबीआई को सुपुर्द करना पड़ा। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि यह केस सीबीआई को दिया जाए। जैसे ही रेप का यह केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया, तो जस्टिस की मांग करते हुए, न्याय की मांग करते हुए खुद ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। ममता बनर्जी को शायद पूरा विश्वास था कि उससे कुछ दिन पहले इस अस्पताल पर जब हजारों लोगों ने सबूत मिटाने के लिए हमला किया था, तो हर सबूत उसी समय मिट गया होगा, जिससे सरकार पर लग रहे आरोप भी साबित नहीं हो पाएंगे। ममता बनर्जी द्वारा किए जा रहे सड़क पर पैदल मार्च एवं बलात्कार के खिलाफ उनका ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, इस हरकत पर कोई भी देशवासी हंस सकता है। आप ही मुख्यमंत्री हो अपने प्रदेश की, आप ही अपने प्रदेश की गृह मंत्री भी हो। ममता बनर्जी जी, आप ही अपने प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री भी हो। फिर ये जस्टिस की डिमांड, फिर ये न्याय की मांग किससे कर रही हैं? मैं उस घटना को एक बार डिटेल से बता दूं जिसका भी मैंने जिक्र किया था। सीबीआई के हवाले जैसे ही यह केस हुआ, सीबीआई के हवाले केस होते ही बलात्कार कांड में अचानक एक दिन ऐसी घटना हो गई जिस पर कोई कभी सोच ही नहीं सकता था कि रेप विक्टिम्स के फेवर में इतना बड़ा कांड होगा। अस्पताल में हजारों लोगों का हुजूम, जिसने देर रात अस्पताल पर हमला बोल दिया। ठीक उसके बाद जब यह केस सीबीआई को सौंपा गया, सेमिनार हॉल सहित अस्पताल के हर हिस्से पर बेलगाम भीड़ ने बलात्कार से जुड़े हर तरह के सबूत को मिटाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने पूरे अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ किया। ये इतना बड़ा हुजूम, और उस समय जो बलात्कार के खिलाफ जो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर भी इस हुजूम ने हमला बोल दिया। और कोलकाता पुलिस अब इस घटना को रोक नहीं पाई या रोकना ही नहीं चाहती थी। बात कुछ भी हो, लेकिन इस घटना से अब यह बात तो साबित हो चुकी थी कि इस कांड में, इस रेप केस में सामान्य नहीं बल्कि बड़े बड़े प्रभावशाली लोग शामिल हैं। नहीं तो बलात्कार के सबूत मिटाने के लिए इतना बड़ा हुजूम किसी अस्पताल पर हमला कर दे, पुलिस बैठी देखती रहे, यह पॉसिबल नहीं है, यह संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी संजय राय अरेस्ट हो चुका था और अब तक संजय राय भी सीबीआई को बहुत कुछ बता चुका था। यह अलग बात है कि सीबीआई उसको ऑफिशियल बोर्ड पर नहीं ला रही थी और इस केस के बारे में बहुत कुछ सीबीआई को समझ में भी आने लगा था। अब सीबीआई ने सबसे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष के गिरेबान को पकड़ा और जबरदस्त पूछताछ शुरू कर दी।
इंक्वायरीज का एक सिलसिला शुरू कर दिया। प्रिंसिपल का नाम है संदीप घोष। संदीप घोष सरकार में इतने प्रभावशाली थे कि मेरिट में 5वें नंबर पर आने के बावजूद भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उन्हें प्रिंसिपल बनाया गया था। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल बनने के बाद उनका 2 बार ट्रांसफर ऑर्डर भी आया, लेकिन उनकी सिफारिश पहुंच इतनी ज्यादा कि दोनों बार उनका ट्रांसफर आसानी से रुक गया। और ताज्जुब देखिए कि इस बार जब उनके प्रिंसिपल रहते आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेप की, बलात्कार की ये वहशियाना हरकत हुई, तो प्रिंसिपल केस को सॉर्ट आउट करे, उसको सॉल्व करे, गुनाहगारों को पकड़े, इसके बजाय उनका ट्रांसफर एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया, नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। वहां भी इन्हें प्रिंसिपल ही बनाकर भेजा गया। ये सब तथ्य सामने आते ही अब कहानी खुलने लगी है। जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब उम्मीद है मिल जाएगा, जैसे कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने पेरेंट्स से झूठ क्यों बोला, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने रेप एंड मर्डर केस को आत्महत्या क्यों बताया, और अगर ऐसा हुआ भी था तो प्रिंसिपल ने इस घटना की एफआईआर खुद क्यों नहीं कराई। घटना के होते ही प्रिंसिपल का ट्रांसफर दूसरे मेडिकल कॉलेज में क्यों कर दिया गया। और उससे भी बड़ा सवाल, राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस इस घटना पर इतना लिपापोती क्यों करना चाहती है। और सबसे बड़ा किंगपिन तो वो, आखिर वो कौन है जिसके इशारे पर हजारों गुंडों ने हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ की, डॉक्टरों पर हमला किया और रेप से जुड़े हर सबूत को मिटाने की कोशिश की। कौन है, किसके इशारे पर यह हुआ, वही इसका जवाब है। कोलकाता पुलिस ने क्यों आनंद फानन में लाश का पोस्टमार्टम करके जल्दी से जल्दी उसका दाह संस्कार कर दिया, उसका क्रिमेशन कर दिया, उसको जला दिया। उम्मीद है प्रिंसिपल और दूसरे अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे नजर आएंगे और प्रिंसिपल साहब खुद ही बताएंगे कि इस पूरे खेल में वो सिर्फ एक प्यादा हैं या वजीर। इसी बीच में भाजपा नेत्री लॉकेट चटर्जी के इस बयान को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें उन्होंने साफ साफ प्रिंसिपल को राज्य सरकार की सह पर चलने वाला इंसान बताया। साथ में भी बताया कि हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट चलाता था और गैर कानूनी तरीके से ह्यूमन ऑर्गन्स को बेचने का काम भी यह प्रिंसिपल हॉस्पिटल से करवाता था। इस आरोप की जांच जरूर होनी चाहिए। हो सकता है लॉकेट चटर्जी का यह बयान कुछ हद तक राजनीतिक हो, किंतु इसी के जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा, जाना माना नाम राजनीति का, बॉलीवुड का,
जो अब टीएमसी की कृपा पर सांसद हैं, उनका एक बेशर्म जवाब जो शायरी बनकर उनकी जुबान से निकला, जिन्हें बलात्कार से मृत महिला डॉक्टर की तुलना में अपनी बॉस ममता बनर्जी की आबरू ज्यादा प्यारी लगती है। कहते हैं कि आबरू पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वाह भाई शत्रुघ्न, किससे टकराना है आपको? किसको दिखाना है कि आप जिंदा हैं? आपकी शायरी ने तो बता दिया कि आपका जमीर कितना जिंदा है। अब सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट से पूरे देश की जनता न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है। हम न्याय चाहते हैं, हम इस देश की हर महिला की सुरक्षा चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। इसी निष्पक्षता के साथ बलात्कार की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। यदि ठीक लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर आपको लगता है कि इस पूरी खबर से किसी और का भी हित हो सकता है तो उसे आप ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। अगली बार निष्पक्ष खबरों के साथ, इसी तरह की निष्पक्ष रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलूंगा। मैं शील शुक्ला।